अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में बताया था और इस वीडियो में आपको बताऊंगी असेंबलर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बताऊंगी असेंबलर होते क्या है। असेंबलर हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को प्रोग्राम लैंग्वेज में। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो प्रोग्राम है असेंबली लैंग्वेज में मौजूद है उसको किसमें कन्वर्ट करेगा, प्रोग्राम लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। इट टेक्स बेसिक ऑपरेशन एंड कमांड्स फ्रॉम असेंबली कोड एंड कन्वर्ट देम इनटू बाइनरी कोड। एक असेंबलर क्या काम करता है, असेंबली कोड में से कमांड और ऑपरेशन को लेता है, देन उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में। बाइनरी कोड क्या होता है आपको पता है, 0 और 1 की लैंग्वेज होती है। ठीक है, उसको उसमें कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है, दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसर। और ये कैसे होता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसर से। और प्रोसेसर कौन सा है हमारे पास, असेंबलर। ठीक है, यानी कि असेंबलर के जरिए वो ये इसको रिकॉग्नाइज करता है, देन उसमें से स्पेसिफिक कमांड्स और ऑपरेशन को लेता है और उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में। नेक्स्ट है असेंबलर आर सिमिलर टू कंपाइलर इन दैट दे प्रोड्यूस एग्जीक्यूटेबल कोड। ठीक है, हमारे जो असेंबलर थे वो कंपाइलर से सिमिलर है। ठीक है, कंपाइलर में क्या होता था कि हम उसको कमांड देते थे, वो उसको कंपाइल करता था, एरर फ्री करता था, देन वो क्या करता था, टारगेट जनरेट करता था। तो असेंबलर में भी ऐसा ही है, हम इसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वो हमारे कोड को रीड करेगा, रीड करने के बाद क्या करेगा, उसमें से एरर निकालेगा, एरर निकालने के बाद जब हम उस एरर को ठीक कर देंगे तो देन वो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके रिटर्न कर देगा। Hence, assembler are more simplest since they convert low level language into machine language. तो सिंपली हम यह कह सकते हैं कि असेंबलर है लो लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, 0-1 की लैंग्वेज, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर इजीली समझ सकता है, जो हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ठीक है, वो इस लैंग्वेज से इसमें कन्वर्ट करता है ताकि मशीन कोड में, ताकि जो हमने कोड को प्रोवाइड किया आउटपुट लेने के लिए वो हमें जनरेट करके दे सके। It is performed by using a simple 1-to-1 mapping for assembly code to machine code. तो इसमें अहम बात क्या है कि असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए वो 1 by 1 हर लाइन को रीड करता है एंड देन परफॉर्म करता है अपना ऑपरेशन। यानी कि पूरे प्रोग्राम को वो एंटायरली एक ही दफा रीड नहीं करेगा, हर प्रोग्राम की लाइन को 1 by 1 रीड करेगा। ठीक है, उसमें से एरर देखेगा, चेक करेगा, देन हमें मैसेज देगा और जब वो पूरा एरर फ्री हो जाएगा देन वो असेंबली कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। मजीद ये है कि हमारा असेंबलर IDES की तरह काम करता है। IDES क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वो क्या होता है जिसमें हमारा जो प्रोग्राम है हाई लेवल और लो लेवल दोनों लैंग्वेजेस को बिल्ड कर सकता है। तो हमारा जो असेंबलर है वो भी सेम ऐसे ही है कि लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों को बिल्ड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझाऊंगी। देखिए यहाँ पे हमने एक सोर्स टेक्स्ट फाइल दे दी है। सोर्स टेक्स्ट फाइल किस लैंग्वेज में है, ये हमारी अपनी लैंग्वेज में, हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में, निमोनिक्स की लैंग्वेज में। ठीक है, इसको हमने असेंबलर को प्रोवाइड किया। असेंबलर ने क्या किया, उसको आगे 0 और 1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। अब क्या जरूरत है कि उसने 0 और 1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, जरूरत थी यार, क्या जाहिर सी बात है, अगर हमें आउटपुट लेनी है तो असेंबलर उसे मशीन कोड यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर कोड है उसमें कन्वर्ट करेगा हमारे सॉफ्टवेयर के, तो देन ही जाके हमें आउटपुट मिलेगी ना। तो वही बात होगी कि हमने तो प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, असेंबलर ने उसको 0 और 1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, हमारे कंप्यूटर ने उसको रीड किया, रीड करने के बाद ठीक है, और वो एरर फ्री, जाहिर सी बात है उसको एरर फ्री करके ही वो मशीन को प्रोवाइड करेगा, देन वो रीड करने के बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो उम्मीद करती हूँ कि इस डायग्राम से आपको क्लियरली समझ आ गई होगी कि हमारी जो सोर्स और टेक्स्ट फाइल है वो हमारे अपनी लैंग्वेज में, असेंबलर ने इसे कन्वर्ट किया और देन हमें आउटपुट मिली। ठीक है ना। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ असेंबलर। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप ऑफ असेंबलर है बेस्ड ऑन हाउ मेनी पासिस थ्रू द सोर्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस। हमारे पास 2 तरह के असेंबलर होते हैं और वो बेस करते हैं कि उसको एक पास में से गुजरने की जरूरत है या ज्यादा पासिस में गुजरने की जरूरत है ताकि वो एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम प्रोड्यूस कर सके। और हमारे पास जो 2 टाइप्स हैं वो कौन सी हैं, एक है 1 पास असेंबलर, दूसरा है मल्टी पास असेंबलर। तो चले पढ़ते हैं 1 पास असेंबलर क्या होता है। 1 पास असेंबलर गो थ्रू द सोर्स कोड वंस। 1 पास असेंबलर में क्या होता है कि जो हमारा सोर्स कोड है वो एट अ टाइम एक लाइन को रीड करता है। ठीक है ना, पूरे कोड को रीड नहीं करता, वो एक लाइन को रीड करेगा, देन नेक्स्ट मूव करेगा, उसको रीड करने के बाद देन नेक्स्ट। ठीक है, एनी सिंबल यूज्ड बिफोर इट इज डिफाइंड विल रिक्वायर एरेटा एट द एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट कोड और एट लीस्ट नो अर्लियर देन द पॉइंट वेयर द सिंबल इज डिफाइंड, टेलिंग द लिंकर और द लोडर टू गो बैक एंड ओवरराइट अ प्लेस होल्डर which had been left
वेयर दे एज येट अनडिफाइंड सैम्बल वाज यूज। इस बात को याद रखिएगा कि अनडिफाइंड सैम्बल वाज यूज। ये जो मैंने यहाँ पे वर्ड एरिटा यूज किया है ना, ये वन पास असेंबलर में क्या होता है? वन पास असेंबलर में एरिटा का मतलब होता है कि एरर्स को निकालता है, ठीक है। और कौन से एरर्स, किस तरह के एरर्स, ये हमें एरिटा बताता है। यानी कि जब हम अपना कोड टाइप कर रहे हैं, ठीक है, कोड टाइप करने के दौरान जब हमारी टाइपिंग मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है ना, एरिटा वो चीज होती है, बताता है जब हमारे कोड को रीड कर रहा होता है, जब हम उसे रन करते हैं, देन वो हमें बताता है कि आपने यहाँ पे ये सैम्बल अनडिफाइंड है, ठीक है ना, तो आप इसको डिफाइन करें, अपने यहाँ वहां जाके डिक्लेयर करें, ठीक है, और देन हम इस प्रोग्राम को रन किया जाएगा। तो एरिटा का मतलब ये है कि हमारे पास अनडिफाइंड सैम्बल को बताता है, ठीक है, कि आपका कोई सैम्बल अनडिफाइंड है, उसे आप जाकर ठीक करें। आपको मैं एग्जांपल के जरिए समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये देखिए मेरे पास एक पूरा प्रोग्राम है, ये सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, और ये किसका है? ये फैक्टोरियल का है, ठीक है, फैक्टोरियल प्रोड्यूस करने के लिए एक नंबर का। और ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। जब इसे असेंबलर में डालेंगे तो वो हमें इसकी आउटपुट दे देगा विदाउट एनी एरर, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसका ये इंट एन डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, यानी कि मैंने दो डिक्लेयर किए हुए थे आई और एन इंटीजर्स, ठीक है, इसको रिमूव कर दिया, और अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करती हूँ ना, तो वो मैं एरर देगा कि द इंटीजर एन इज नॉट डिक्लेयर्ड, ठीक है। उसने हमें ये तो बता दिया कि एन नॉट डिक्लेयर, ये नहीं बताया कि वो कौन सी लाइन में नहीं डिक्लेयर। अगर तो हम अच्छे प्रोग्रामर हैं, ठीक है, तब तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर है। लेकिन कुछ जैसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि यहाँ पे इंटीजर्स को डिक्लेयर करना कहते हैं, वो सिंपली बस इसको ऐसी रट्टाबाजी की तरह करते हैं और लिखते जाते हैं। अच्छे प्रोग्रामर को तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर होते हैं, मैंने एन यहाँ लिखा तो यहाँ मिसिंग है, ठीक है, तो वो जाके ठीक कर लेगा। लेकिन जिस बेचारे को नहीं पता कि यहाँ डिक्लेयर होते हैं इंटीजर, वो तो रह गया ना, उसको तो नहीं पता चला कि क्या करेगा। वो क्या करेगा? इस लाइन को रिमूव कर देगा, इस लाइन को रिमूव कर देगा कि शायद ये ऐसे ही है, तो उसके बाद वो इस कोड को रन करेगा। लेकिन तब भी ये रन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर से पता है हम फैक्टोरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फैक्टोरियल के लिए हमने डिक्लेयर किया है कि इंटीजर है, एन है, यहाँ पे उसकी वैल्यू असाइन की है, यहाँ पे बताया कंडीशन लगाया है ये है, और बताया है कि उसकी वो इक्वल टू 1 है, लेस देन और इक्वल टू n है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट है, ठीक है ना। तो अब एरिटा का मकसद क्या था? असल में आपको बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे डिक्लेयर है, सॉरी, यहाँ पे डिक्लेयर है तो आपका प्रोग्राम इजीली रन हो गया, यहाँ पे उसने कोई एरर नहीं दिया। लेकिन अब डिक्लेयर नहीं था तो उसने एरर दे दिया, लेकिन आप वो अगर आप अच्छे प्रोग्रामर हैं तो इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मल्टीपास असेंबलर क्या होता है? मल्टीपास असेंबलर मीन्स मोर देन वन पास इज यूज बाय असेंबलर, यानी कि मल्टीपास नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा पासेस यूज हो रहे हैं, किसके लिए? प्रोग्राम को रीड करने के लिए, रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट है, इट क्रिएट्स अ नंबर ऑफ पासेस दैट इज नेसेसरी टू प्रोसेस द डेफिनेशन ऑफ सैम्बल्स, ठीक है ना, यानी कि इसमें नंबर ऑफ पासेस को यूज किया जाता है, ठीक है, किस लिए? ताकि वो हमारे जो सैम्बल की डेफिनेशन है उसका प्रोसेस कंप्लीट कर सके। मल्टीपास असेंबलर डज द वर्क इन 2 पास, यानी कि मल्टीपास असेंबलर जो है वो 2 पासेस में वर्क करता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया कि उसमें एक नहीं, एक से ज्यादा पासेस होंगे, तो वो एक है फर्स्ट पास और एक है सेकेंड पास। चले पढ़ते हैं फर्स्ट पास क्या होता है और सेकेंड पास क्या होता है। फर्स्ट पास, स्कैन द कोड, मतलब वो पूरे कोड को स्कैन कर रहा है, ठीक है, रीड कर रहा है, एट अ टाइम नहीं, वो इंटायरली नहीं करेगा, वो 1 बाय 1 रीड करेगा, ठीक है ना, लेकिन वो रीड करेगा। देन है वैलिडेट द टोकन। टोकन क्या होता है? ये हमारे पास एक सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी टोकन होता है, ठीक है। सिक्योरिटी टोकन मतलब हमारे पास जो डिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर, कीवर्ड, न्यूमेरिकल कॉन्स्ट्रेंट्स, स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट्स और ऑपरेटर होते हैं, ये होते हैं। वो हमें बताता है कि हमारे जो टोकन है ना वो एक्सपायर्ड तो नहीं हो चुके। अगर वो हमारे एक्सपायर है तो देन हमें क्या करना है? सर्वर के पास जाना है और उससे ऑथराइज करवाने हैं न्यू टोकन, ठीक है। तो वैलिडेट द टोकन ये वो वाले होते हैं। क्रिएट अ सैम्बल टेबल। सैम्बल टेबल क्या होता है? सैम्बल टेबल ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट फाइल होती है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है। देन क्या करता है? ये हमारे पास एंट्री करता है हर सैम्बल की उस टेबल में, ठीक है ना। हमारे पास जितने भी सैम्बल, वो आइडेंटिफायर, सैम्बल्स कौन से आइडेंटिफायर्स हैं, हमारे पास कीवर्ड है, न्यूमेरिकल, जो भी हमने डिक्लेयर किया है, ठीक है ना, उन क्या करता है? उनकी ऑब्जेक्ट फाइल बनाकर, ठीक है, हर एक सैम्बल को डिक्लेयर करता है उसमें, ठीक है। और जो क्या होते हैं कि इसमें मतलब कि ऊपर जो हमने डिक्लेयर कर दिए हैं, ठीक है, मैंने जैसे ऊपर बताया था कि यहाँ पे इंट एन है डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है ना,
तो वो ये कि उसका अब वो सैम्पल टेबल में हर एक के लिए एक अलग जो है वो फाइल में एक अलग बॉक्स बना देगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का एक बॉक्स क्रिएट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड फेज में, ये तीनों काम करने के बाद उसको सेकंड फेज में भेज देता है, सॉल्व फॉरवर्ड रेफरेंस। उसमें फॉरवर्ड रेफरेंस को चेक करता है। अब फॉरवर्ड रेफरेंस क्या होता है, इसके नेम से ही पता चल रहा है, यानी कि उसने पूरे कोड को रीड किया, ठीक है। फिर उसने बताया कि इस लाइन में आपका जो है इस लाइन में नहीं, सॉरी, आपका यहाँ पे एरर है, ठीक है, आप इसको ठीक करें। अब हमने वो एरर, एज यू नो, अगर हम अच्छे कंपाइलर हैं, सॉरी अच्छे प्रोग्रामर हैं, तो हम वो एरर जो है वो जल्दी से रिमूव कर लेंगे, ठीक है। और हमने वो एरर रिमूव कर लिया है, तो सेकंड फेज में वो क्या करेगा, रीड करेगा, ऊपर जाके वो सारा कोड को देखेगा कि इसने डिक्लेयर कर दिया है और सही जगह डिक्लेयर किया है कि नहीं। अगर हमने वो सही जगह डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, तो देन वो क्या करेगा, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या करेगा, कन्वर्ट द कोड टू मशीन, ठीक है, फिर वो हमारे कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके हम फर्स्ट पास और मल्टी पास यूज क्यों करते हैं, ठीक है। ये भी तो हो सकता है ना कि हम जस्ट एक पास यूज कर लें या फिर सिर्फ मल्टी पास यूज कर लें। हम दोनों ही क्यों यूज करते हैं कि किसी को प्रोग्राम के लिए हम वन पास यूज करें, किसी में मल्टी पास, तो इसकी भी रीजन है। इसकी रीजन क्या है कि ये हमारे पास जो स्पीड ऑफ असेंबली है, ठीक है, वो काफी ज्यादा जल्दी होती है कि हमने कोई कोड दिया, उसने उसको रीड किया एंड हमें कोड एरर बताया, हमने वो रिमूव किया और वो उसका आउटपुट जल्दी हमें रिलीज करेगा। और सेकंड, हमारे पास मल्टी पास यूज करने का एडवांटेज क्या होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कोड आया, ठीक है, वो पीछे से रीड हुआ था, एरर फ्री था, ठीक है, लेकिन मल्टीपास में आने के बाद उसको दोबारा एरर फ्री होना था, यानी कि उसमें एरिटा जो मौजूद था उसने देखना था कि इसमें कोई सैम्पल मिसिंग तो नहीं है, अनडिफाइंड तो नहीं है। समटाइम ये हो जाता है कि हमारा ये फंक्शन होता है बिजी होता है एरिटा का, ठीक है, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा एरिटा का कि हाँ भाई एरिटा का वेट करो, एरिटा चेक करेगा कि इसमें कोई सैम्पल अनडिफाइंड है या नहीं, कोई एरर है या नहीं, क्योंकि पीछे से उसको जो है असेंबलर है वो रीड करके उसमें ऐसे एरर फ्री करके आगे भेज रहा है, ठीक है, मल्टीपास में। तो मल्टीपास ये करेगा, उसे रीड करेगा, ठीक है, रीड करने के बाद उसको प्रोसेस में लाएगा, ठीक है, प्रोसेस में लाने के बाद वो जाहिर सी बात है एरर फ्री होगा, देन उसको एग्जीक्यूटेबल कोड में कर देगा और ये काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पूरे लाइन का मतलब ये होगा कि मल्टीपास में आने के बाद उसको किसी चीज का वेट नहीं करना पड़ता कि हाँ मुझे चेक करो मैं एरर फ्री हूँ या नहीं, क्योंकि उसको असेंबलर ने पहले ही एरर फ्री करके भेज दिया है। ये एडिशनल है कि एरिटा उसको चेक कर ले, अगर वो बिजी नहीं है तो उसको चेक कर लेगा, लेकिन अगर ये फंक्शन उस टाइम काम नहीं कर रहा या उस टाइम कुछ ऐसा हो गया है कि एरिटा उस टाइम मौजूद नहीं, उसको नहीं कर सका, तो देन वो वहां रुक नहीं जाएगा प्रोग्राम, ठीक है ना। वो क्या करेगा, वो इंटायर कोड को रीड करेगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा और वो ये काम जल्दी करेगा, ठीक है ना। तो इसका एडवांटेज ये है, इसलिए हम मल्टी पास और वन पास यूज करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेसर्स assemblers. Assembly language is typically used in a system boot code, the low-level code that initialize and test the system hardware prior to booting the operating system and is often stored in ROM. ठीक है, ये इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि समटाइम हमारे लैपटॉप्स जो होते हैं या कंप्यूटर्स ना शट डाउन हो जाते हैं, ठीक है ना, बैटरी लो होने की वजह से या किसी भी वजह से वो एकदम से शट डाउन हो जाते हैं। तो जब हम उसको दोबारा ऑन करते हैं ना तो ये उस सिस्टम को बूट करता है, ठीक है ना। असेंबलर की ये सबसे बड़ी अच्छी बात यही है कि वो पूरे सिस्टम के हार्डवेयर को बूट करता है, हमें मैसेज देता है कि आप अपनी विंडोज को स्टार्टिंग एज नॉर्मली, ठीक है, वो नॉर्मली स्टार्ट कर सके ताकि आपके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह या जो भी जितना भी डाटा पड़ा है वो इनक्रप्ट ना हो जाए, ठीक है ना, डिलीट ना हो जाए। तो वो हमें ये क्या करता है, पूरे सिस्टम के हार्डवेयर को बूट करता है, ठीक है, बूट करके हमारी हर चीज को सही से रखता है। नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज इज यूजफुल इन रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। अब रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है? रिवर्स इंजीनियरिंग ये होता है कि हमारा कंप्यूटर ये अंडरस्टैंड करता है कि इसमें ब्लॉक ऑफ कोड कैसे जनरेट हो रहे हैं हर उसके, ठीक है ना। जैसे हमने एक प्रोग्राम प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, अब उस प्रोग्राम में कितने आइडेंटिफायर्स हैं, कितने कीवर्ड्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, तो उन सब के लिए ब्लॉक ऑफ कोड तो लाजमी चाहिए ना, उन सबको एड्रेस भी करना होगा। तो हमारा कंप्यूटर वो चेक करता है, वो समझता है कि इसको कैसे, इसको किधर स्टोर करना है, इसको कौन सा एड्रेस कोड देना है, ठीक है ना। तो हमारे पास रिवर्स इंजीनियरिंग में यही चीज आ जाती है कि हमारा कंप्यूटर पूरी चीज अंडरस्टैंड करता है और समझता है कि इसको कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड देना चाहिए, असाइन करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम डील विद द यूजर एंड मशीन। हाँ, इसमें वो ये भी देखता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो किस तरह
यूजर और मशीन दोनों को डील कर रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो गया, वो असेंबलर हो गया। एक हम हो गए यूजर, ठीक है। एक हो गया हमारा जो जिसने हमें कन्वर्ट करके देना है असेंबलर, ठीक है। नेक्स्ट है मशीन, जिसने उसको रीड करके हमें आउटपुट जनरेट करके देना है। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो ये चीज देख रहा होता है। नेक्स्ट चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ असेंबलर्स। असेंबलर के एडवांटेजेस क्या होते हैं? वेरी फास्ट इन ट्रांसलेटिंग असेंबली लैंग्वेज टू मशीन कोड एज 1 to 1, ठीक है। वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए वही 1 by 1 रीड करेगा लाइन को और देन उसको ट्रांसलेट करके जल्दी ट्रांसलेट करके दे देगा, ठीक है ना। वो ये नहीं कि एक लाइन को रीड करने में 5 मिनट्स ले रहा है 4, नहीं, वो इसको बहुत जल्दी रीड करेगा। इसमें कोई एरर है तो हमें फौरन से बता देगा, ठीक है ना। और फिर वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। ये नहीं कि वो वेट करेगा कि हम उसको ठीक करें या नहीं, वो ऐसे लाइन बाय लाइन रीड करता जाएगा, हमें एरर्स निकाल कर बताता जाएगा, यहाँ एरर है आप ठीक करें, मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट है असेंबली कोड इज ऑफन वेरी एफिशिएंट एंड देयरफॉर फास्ट बिकॉज इट इज अ लो लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज बहुत एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज है और हमारे कंप्यूटर के लिए इजीली अंडरस्टैंड है। हमारे लिए नहीं है क्योंकि हम मशीन नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हमारा कंप्यूटर तो मशीन है ना, इसलिए वो उसके लिए एफिशिएंट है क्योंकि वो उसको जल्दी समझ जाता है। नेक्स्ट है असेंबली कोड इज फेयरली इजी टू अंडरस्टैंड ड्यू टू द यूज ऑफ इंग्लिश लाइक निमोनिक्स, ठीक है ना। असेंबली कोड को वो जल्दी समझता है कंप्यूटर, किस लिए? क्योंकि उसमें 0 और 1 की लैंग्वेज होती है और हमारे जो हम लिखते हैं अपना कोड वो हम किस में लिखते हैं? हम इंग्लिश में लिखते हैं, तो हमारा कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझता, ठीक है ना। हम अपना कोड जो भी लिखते हैं उसको क्या करता है? असेंबलर कन्वर्ट करता है, देन हमारा कंप्यूटर रीड करता है और देन आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। इट इज लॉन्गर एंड टेडियस टू राइट इनिशियली, ठीक है। स्टार्टर ऑफ प्रोग्राम, ठीक है ना, जो स्टार्टर होते हैं जिन्होंने न्यू प्रोग्राम लिखना होता है या लिखना स्टार्ट करते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ऐसे, क्योंकि ये काफी लेंथी होते हैं और काफी डिफिकल्ट होते हैं, इनमें एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। न्यू प्रोग्रामर के लिए तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। इट इज क्वाइट बग प्रोन, ठीक है, यानी कि इसमें से हमें ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि हमारा क्या एरर क्या है और कौन सी लाइन में हम उसे कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है बग कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू चेज, ठीक है। वही बात हो गई कि हम नहीं अंदाजा लगा सकते। देखें, एक हो जो है ना एक्सपर्ट प्रोग्रामर, उसे तो पता चल जाएगा यहाँ मैंने यहाँ पे ये चीज डिक्लेयर नहीं की तो वो ऊपर जाके डिक्लेयर कर देनी है, ठीक है। लेकिन जो आम नॉर्मल बेचारा प्रोग्राम है जो इनिशियली स्टार्टर है, ठीक है ना, उसको तो इतना नहीं अंदाजा होगा ना, वो तो न्यू प्रोग्राम लिखना सीख रहा होगा, तो उसको नहीं अंदाजा होगा कि उसने कहाँ से जाके कौन सा डिक्लेयर करना है या उसका एरर कैसे रिमूव होगा, तो वो बेचारा वहीं पे अटक के रह जाएगा, ठीक है ना। तो वो आगे प्रोग्राम अपना मूव ही नहीं कर सकेगा, मजीद लिख ही नहीं सकेगा कि मैंने इसको क्या करना है, तो इसका ये एक डिसएडवांटेज है। कोड कैन बी फेयरली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई मेंटेन। वही यहाँ बात यही होगी कि कोड को आसानी से समझना और उसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखें हमारे पास एक वो प्रोग्राम कोड था, ठीक है, उसमें हमने एन को डिक्लेयर फॉर एग्जाम्पल नहीं किया, ठीक है, नीचे जाके उसने हमें मैसेज किया कि हैंस एन इज नॉट डिक्लेयर। अब स्टार्टर प्रोग्राम के लिए तो नहीं आइडिया ना कि मैंने कहाँ नहीं किया डिक्लेयर, ठीक है ना। तो वो ऊपर जाके हर लाइन में जब एन एंटर करना स्टार्ट करेगा, एक तो उसका उसमें टाइम वेस्ट होगा, दूसरा उस एन के साथ मजीद नेक्स्ट कोई और मिस्टेक की भी चांसेस हो सकती हैं, ठीक है ना। तो अपने कोड को मेंटेन रखना, देन उसको नेक्स्ट फेज पे लेके आना, ये उसके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। तो असेंबलर में ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है लॉट्स ऑफ असेंबली कोड इज नीडेड टू डू रिलेटिवली सिंपल टास्क, ठीक है। सिंपल टास्क करने के लिए हमें बेशक असेंबली कोड की जरूरत पड़ती है, लेकिन एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम रिक्वायर लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग टाइम, ठीक है। जो हमारे पास मुश्किल प्रोग्राम होते हैं ना, वो हमारा बहुत ज्यादा टाइम ले जाते हैं। किस तरह ले जाते हैं? वही बात हो गई, डिक्लेयर नहीं किया इंटीजर, यहाँ पे ये आइडेंटिफायर मिसिंग है, यहाँ पे ये कीवर्ड मिसिंग है, ठीक है, आप इसको ठीक करें। और बेचारा जो स्टार्टर प्रोग्रामर होता है वो क्या करता है, वो पूरी लाइन रिमूव कर देता है कि चलो भाई यहाँ तो ये लाइन ही रिमूव कर देता हूँ, ये तो ये एरर नहीं आएगा। वो एरर तो क्या खत्म होता है, नेक्स्ट उसको एरर आ जाता है कि हेंस दिस कोड इज नॉट रन, या कुछ में ऐसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये थे आज के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और असेंबलर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच आज का लेक्चर सुनने के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।